नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास और नगर प्रशासन से जुड़े एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भोपाल में आयोजित शहरी विकास की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहरी योजनाओं को लेकर स्पष्ट और खुलकर बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व में कई घोषणाएं राजनीतिक मजबूरियों के चलते की गई थी, लेकिन अब उन घोषणाओं को जमीन पर उतारना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि शहरी विकास से जुड़ी कई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट और सहयोग की आवश्यकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ नागरिक सुविधाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है। सड़कों का निर्माण, जल प्रदाय, सीवरेज व्यवस्था, आवास और ट्रैफिक जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि केवल राज्य सरकार के संसाधनों के बल पर सभी योजनाओं को समय पर पूरा करना आसान नहीं है और इसके लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान का सीधा संबंध भविष्य की योजनाओं की गति और बजट प्रबंधन से है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादों और घोषणाओं के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। अभिनव बारोलिया ने इसे मोदी की गारंटी पर सवाल खड़ा करने वाला बयान बताते हुए कहा कि मंत्री के शब्दों से साफ है कि सरकार अब बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आ चुका है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने पुरानी घोषणाओं को लेकर यह बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण से सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। उन्होंने पुरानी घोषणाओं को एक बड़ी चुनौती करार दिया। उन्होंने कहा कि शहरी योजनाओं के लिए केंद्र से बजट की बेहद ज़रूरत है। राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी, चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ, क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना में हम राजनीतिक मजबूरी। गरियाबंद जिले के मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित थाना मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दड़ईपानी में के पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गरियाबंद की E30 टीम STF 207 कोबरा बटालियन, 16वीं बटालियन CAF और 65वीं बटालियन CRPF ने आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद और ओडिशा के जिला नुआपाड़ा की सीमा से लगे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित माओवादी संगठन DGN डिवीजन के माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटक सामग्री छिपा कर रखी थी। माओवादियों की योजना IED के माध्यम से पुलिस दल को निशाना बनाने और मोटार से हमला करने की थी। इस सूचना के आधार पर 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विशेष सर्च अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान 19 दिसंबर की दोपहर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी में सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान चट्टानों के बीच छिपाकर रखे गए प्लास्टिक ड्रम और स्टील के डिब्बों से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इनमें एक भरमार बंदूक, एक कंपनी निर्मित मोटार, 22 मोटार सेल, 150 डेटोनेटर, 18 तीर बम सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी शामिल है। सुरक्षा बलों की इस सफल कार्रवाई से क्षेत्र में माओवादियों की साजिश को नाकाम किया गया है और संभावित बड़े हमले को समय रहते टाल दिया गया। फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल अस्पताल से गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। तो आपको बता दें, अस्पताल परिसर में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग को रात के समय अचानक उल्टी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने जब उसकी विस्तृत जाँच की तो पता चला कि वो लगभग 5 महीने की गर्भवती थी, जिसकी जानकारी परिवार या आसपास के लोगों को पहले नहीं थी। अस्पताल में इलाज के दौरान नाबालिग की डिलीवरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के समय शिशु मृत पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की के माता पिता दिल्ली में काम करते हैं और वो नौगांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई और रहन सहन कर रही थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग गर्भवती कैसे हुई और इसमें किसी
तरह का अपराध या शोषण तो शामिल नहीं है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस दोनों स्तर पर जांच की जा रही है। तो ये बड़ा गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ समीर अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? नाबालिग ने एक मृत बच्चे को जन्म यहाँ पर दिया है और परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। देखिए साहिल, बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद जो है पूरे नौगांव में हड़कंप मचा हुआ है। और साथ जब डॉक्टरों की टीम से बात की गई तो उनका कहना था कि 5 महीने के गर्भात बताया गया। और जब उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जब बच्ची उल्टी कर रही थी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो है मृत बच्चे को जन्म दिया गया है। सूचना मिलने पर जो सिविल थाना प्रभारी हैं वाल्मीकि चौबे, नौगांव थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है फिलहाल बच्ची का स्वास्थ्य जो है स्थिर है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन घटना के पीछे की जानकारी जुटाने में पुलिस पूरी तरीके से पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, घटनाक्रम आखिर ये कैसे हुआ। संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी जुटाने पर पता चला कि बच्ची जो है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ नौगांव में रह रही थी। उसके माता पिता जो है दिल्ली में काम करके मजदूरी का काम करते हैं। जी साहिल, बिल्कुल। और जिस तरीके से समीर ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया, उसने इस बात की भी चिंता को यहाँ पर बढ़ा दिया है कि इस तरीके की घटना यहाँ पर घटित हो रही है, क्योंकि महज 15 साल इस बच्ची की उम्र बताई जा रही है। और इतनी छोटी सी उम्र में एक मृत बच्चे को जन्म देना कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर इस बच्ची के लिए भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के जो मामले हैं वो प्रदेश भर से सामने आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। देखिए बहुत ही गंभीर ये घटना है। फिलहाल जो है डॉक्टरों की टीम लगातार बच्ची की देखभाल कर रही है और जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं जो पुलिस की तरफ से भी लगातार की जा रही है। और जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ प्रशासन और बाल संरक्षण से जुड़े विभागों को भी इस गंभीर घटना की जानकारी दी गई है। और प्रशासन इस घटना की पूरी पड़ताल कर रही है कि आखिर कैसे ये घटना घटित हुई है और आखिर क्या कुछ दबाव था। जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस घटना से न सिर्फ छतरपुर, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे एक नाबालिग बच्ची ने मृत बच्चे को जन्म दिया। साहिल, बिल्कुल। और समीर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अगर उस बच्ची की बात करें, उसकी स्थिति को लेकर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या उसकी स्थिति अब बेहतर यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहाँ पर इतना बड़ा ये कांड हो गया जिस तरीके से इस बच्ची ने इस मृत बच्चे को यहाँ पर जन्म दे दिया है। और महज 15 साल की उम्र में इस तरीके से एक मृत बच्चे को जन्म देना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और बच्ची की सेहत पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा। देखिए बिल्कुल, डॉक्टरों की टीम से बात की गई है। डॉक्टरों की टीम के द्वारा लगातार बच्ची की देखरेख के लिए टीम लगाई हुई है। बच्ची की देखरेख की जा रही है। अस्पताल में फिलहाल वो एडमिट है, स्वास्थ्य में सुधार है। लेकिन लगातार पुलिस अस्पताल के चक्कर लगा रही है और संबंधित लोगों को थाने में बुलाकर जो है पूछताछ कर रही है। आखिर अब ये देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और पुलिस किस प्रकार से एक्शन लेती है। साहिल, चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नाबालिग के माता पिता दिल्ली में काम करते हैं, रिश्तेदारों के घर पर ये लड़की रह रही थी और बताया जा रहा है कि एक महज 15 साल की उम्र में इस नाबालिग बच्ची ने एक मृत बच्चे को जन्म दे दिया है। हाँ, पदस्थ है। मैं CHC नौगांव में पदस्थ। मैं नौगांव थाने आना हुआ था, किस संबंध में आने हुआ था? मैं आज सुबह घर पर सो रही थी। सुबह की घटना है। सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में कुछ लोग एक महिला को लेकर आए तो बोले कि उसका पेट बहुत दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, नीचे के हिस्से के पेट में दर्द हो रहा है
उल्टियाँ हो रही हैं और अपने जो प्राइवेट पार्ट बच्ची थी, नाबालिग बच्ची। नाबालिग वो बच्ची, हाँ वो जब मैंने उसको अंदर लेके देखा तो कंबल में लपेटी हुई थी, अंदर लेके देखा तो वो बच्ची थी। तो पूछा क्या दिक्कत है, बोले कि वो कुछ बहुत नीचे दर्द है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और CHC नौगांव पहले गए थे और वहाँ से मेरे घर पे आ गए, क्योंकि मैं कैंपस में ही रहती हूँ। जी आज सूचना मिली थी जी अस्पताल से कि एक 13-14 साल की बच्ची है, उसको मिसकैरेज हुआ है और वो जिला अस्पताल में CHC नौगांव में भर्ती है। संबंध में महिला सब इंस्पेक्टर मोहिनी शर्मा जी गई हैं और उसमें जांच की जा रही है, उसमें उसके बयान लिए जा रहे हैं और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई महिला डॉक्टर हैं, उनके यहाँ वो पहुंची थी, उनका उपचार हुआ, वहाँ पर बच्ची जो नाबालिग बच्ची थी उसका मिसकैरेज वहाँ पर हुआ है। ऐसी सूचना थी कि पहले वो किसी के पास गई थी, लेकिन उससे पूछताछ की गई तो वो कहीं और उसने इलाज नहीं कराया है पूर्व में, और सीधे वो यहीं आके उसका जिला अपने नौगांव CHC में ही उसका इलाज हुआ है और तत्काल जैसी हुआ तो वैसी तत्काल सूचना अस्पताल से हमें मिली। वहीं आदिवासी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम चौरई में शिक्षा को लेकर जागरूकता का एक सराहनीय प्रयास किया गया। झबेरा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय के शिक्षक अजय सिंघई ग्राम चौरई पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद कर शिक्षा के महत्व को सरल शब्दों में समझाना शुरू किया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला छात्रों और अभिभावकों के बीच में समन्वय से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि झबेरा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय के शिक्षक अजय सिंघई ग्राम चौरई पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद कर शिक्षा के महत्व को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कक्षा 9वीं से संदीपनी विद्यालय झबेरा में छात्रावास की सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको बता दें कि छात्रों और अभिभावकों को इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजना बहुत ज़रूरी है और घर का माहौल भी पढ़ाई के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के सामने नशा ना करें और ना ही उनसे किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु मंगवाएं। साथ ही बच्चों के सामने मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी, क्योंकि बच्चे अपने परिवार और माता पिता से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछकर उनकी रुचि को शिक्षा की ओर बढ़ाया गया और प्रोत्साहन स्वरूप उपयोगी शिक्षण सामग्री का वितरण भी किया गया। शिक्षक ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और बड़े पदों तक पहुंचता है। पढ़ लिख कर बच्चे अधिकारी बन सकते हैं और अपने परिवार व गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों से मेहनत और लगन से पढ़ाई करने का आग्रह किया ताकि वो भविष्य में सफल बनकर अपने गाँव और समाज के विकास में योगदान दे सके। मैं चाहता हूं कि बच्चे शिक्षा तो लेते हैं और कई बार क्या होता है वो बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम साधन संपन्न नहीं हैं या हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं या आवागमन के साधन नहीं हैं। इसलिए मैं दूरस्थ क्षेत्रों को और ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया के बहुत अंदर के क्षेत्र, जैसे यहाँ भी लगभग अपन झबेरा से 25-30 किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों को प्रेरणा मिले, ये अच्छे स्कूलों में जा कर के पढ़ें। क्योंकि होता क्या है, यदि एक बच्चा भी पढ़ लिख करके कोई ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है तो फिर इनके दूसरे बच्चों को ये प्रेरणा देने लगते हैं कि मतलब तुम्हें इस पद को प्राप्त करना है या तुम इस क्षेत्र में भी जा सकते हो। क्योंकि कई बार बच्चों को मालूम ही नहीं रहता कि हमें पढ़ करके जाना कहाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई ऐसा निकला, एक व्यक्ति भी निकला तो वह 40 और लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है। तो उद्देश्य यही है कि ग्रामीण और दूरस्थ शिक्षा जो हमारी आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े हमारे। वहीं धमतरी जिले के सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्र के अंतिम छोर पर आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि चमेंदा गांव के ग्रामीणों ने सड़क समस्या को लेकर वर्षों तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। लंबे समय तक उपेक्षा का सामना करने के बाद ग्रामीणों ने ठान लिया है कि अब वो ज़रूरत की सड़क खुद बनवाएंगे। इसके लिए उन्होंने आपसी सहयोग से लगभग 40,000 रुपये इकट्ठा किए और एक JCB और साथ ही साथ 5 ट्रैक्टर की मदद से लगभग 90 ग्रामीणों ने श्रमदान कर लगभग 10 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य संपन्न किया। ये मार्ग चमेंदा को खलारी से जोड़ता है और गांव से गौरगांव तक भी जाता है। लंबे समय तक इस सड़क की स्थिति बेहद खराब रही। गड्ढे और नाले बाधा बने रहते थे, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उन्होंने सरपंच और स्थानीय प्रशासन से सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगाई,
ग्राम सभा प्रस्ताव बनाया और समस्या की गंभीरता बताई, लेकिन बजट की कमी का हवाला देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से सड़क के गड्ढों को भरा, नालों और छोटे पुलों के निर्माण के लिए सीमेंट और पाइप का प्रयोग किया। लगभग 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर इस कठिन श्रमदान में ग्रामीणों ने दिन रात मेहनत की। बारिश के दिनों में ये सड़क लगभग टापू में तब्दील हो जाती थी और सूखे के समय भी आवाजाही कठिन थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने ही प्रयासों से सड़क को यातायात योग्य बना दिया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि चुनाव के समय अक्सर जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और विकास के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी समस्याओं की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी ज़रूरत को खुद पूरा करने का निर्णय लिया। इस अभियान के दौरान गांव के लगभग 90 से 95 लोग शामिल हुए। सभी ने श्रमदान किया और मिलकर सड़क मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। अब इस सड़क के बनने से ग्रामीणों को राशन, मंडी और अन्य ज़रूरी सामानों के लिए आने जाने में काफ़ी सुविधा हुई है और ये उनके लिए एक मिसाल बन गई है कि जब प्रशासन ध्यान नहीं देता तो सामूहिक प्रयास से भी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। खल्लारी का ये जो आश्रित ग्राम है वो टाइगर रिजर्व एरिया में आता है, उधमसिंह सीता नदी एरिया में, और वाइल्ड लाइफ से परमिशन यूजुअली अभी बीटी रोड का नहीं है। तो इस पर पूर्व में भी राज्य शासन को प्रेषित किया गया था, मगर क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं मिल रहा है इसलिए वहाँ पे रोड रास्ता का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे ग्रामीणों ने अभी मिट्टी का रोड बनाया हुआ है, काफ़ी सराहनीय। मेरा भाई है लीलाबाई वाटपन। मैं पंचायत में कई बार बोल चुके हैं कि रोड बनने के लिए छोटे छोटे गड्ढा के मूलभूत भी नहीं मिल रहा है। वाटपन बनने से कोई मतलब नहीं है। ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित ग्राम चमेदा बुडरापारा, यहाँ से पंचायत मुख्यालय 6 किलोमीटर दूरी पर हमारे ग्राम पंचायत बसा हुआ है, जिसमें हम लोगों का राशन पानी ग्राम पंचायत खल्लारी में उचित मूल्य का दुकान है, वहीं पर राशन पानी मिलता है। तो हमारे ख़राब रोड की स्थिति में हमने सरपंच को ग्रामीण इकट्ठा होकर आवेदन प्रस्तुत किया। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गांव के सभी बुजुर्गों और युवा नौजवानों को कि इतना बड़ा रपटा बना दिया यहाँ पर। जो खुबड़ खाबड़ था उसको बनाने में बहुत एक दिन का भरपूर काम, अपने घर का काम छोड़कर यहाँ सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। कि हम सब कुछ मिलकर युवाओं के द्वारा मिलकर इस रपटा को बनाया गया। इस बनाने में बहुत से लागत लग गया, 40 से 50 हज़ार लगभग, और शासन प्रशासन का होता, पंचायत का होता तो इतना में नहीं होगा करके बहुत ज़्यादा बना देता। तो ये हम पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर इस रोड को आने जाने में बहुत दिक्कत था। यहाँ पर बहुत नाला गड्ढा था, उसको पाट कर थोड़ा सिंपल बनाए थे। आने जाने में दिक्कत होता है पंचायत में। देश के ओरछा में एक अनोखी और दिल छू लेने वाली शादी का नज़ारा देखने को मिला, जब स्पेन से आए एक विदेशी जोड़े ने भारतीय सनातनी परंपराओं और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया। 54 वर्षीय चीरो और 50 वर्षीय ऑड्रा अपने गहरे प्रेम के बावजूद चाहते थे कि उनकी शादी हिंदू धर्म के पारंपरिक संस्कारों के अनुसार हो। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा का बतेश्वर मंदिर चुना, जहां उन्होंने पूरे विधि पूर्वक और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपनी शादी पूरी की। शादी में वहीं सभी रस्में निभाई गई जो किसी भारतीय विवाह में होती है। मंदिर में उपस्थित लोगों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और वैदिक मंत्रों के उद्घोष के बीच जयमाला की रस्म खत्म हुई। दूल्हा चीरो ने सेहरा पहना था और दुल्हन ऑड्रा पीले जोड़े में सजी हुई थी, जो समारोह का आकर्षण का केंद्र बनी। पंडित द्वारा पाणिग्रह संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न किया गया, जिसमें दोनों ने 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ने बताया कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों और सनातन संस्कारों से प्रेरित होकर वैदिक रीति से विवाह किया है और उनका विश्वास है कि राम राजा की नगरी में संपन्न ये पाणिग्रह उन्हें 7 जन्मों तक सफलता और स्थायित्व देगा। उन्होंने कहा कि पार्श्व देशों में अक्सर शादी और तलाक के बीच झूलते रिश्तों के विपरीत उन्होंने हिंदू परंपरा के बंधन में बंधकर जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया है। इस अनूठी शादी ने ओरछा को रोमांचक और यादगार अनुभव से भर दिया और विदेशी जोड़े ने अपने प्यार और श्रद्धा को भारतीय संस्कृति के माध्यम से अमर कर दिया। Io sono italiano, vengo da Capri, provincia di Napoli,
Ho sposato 3, che lei è francese, in India, perché stiamo affrontando un percorso spirituale particolare, no? Perché è differente dalla nostra educazione. E siccome la mia attuale moglie adesso è molto credente nella religione, हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया गया पंडित अतुल जी के द्वारा। और विगत पूर्व में भी यहाँ बहुत सारे विदेशी जोड़े आते रहते हैं जिनका विवाह हम लोग हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज में कन्यादान और इसके पश्चात में मांग भराई, मंगलसूत्र, बिछिया दवाई, जो भी कार्यक्रम अपने बुंदेलखंड में या वैदिक परंपरागत से होता है वह सारे कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न कराए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सतना जिले के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्च स्तरीय मंत्री की नज़र एक सड़क पर पड़ी जिसे लोक निर्माण विभाग ने नवीनीकरण के नाम पर तैयार किया था। कोटी तहसील के पोड़ी मनकहरी मार्ग पर करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की स्थिति इतनी खराब पाई गई कि सड़क पर चलने के दौरान उसका हिस्सा टूट गया। सड़क का निर्माण ना तो निर्धारित मानकों के अनुरूप था और ना ही डामर की परत पर्याप्त मोटाई वाली थी। कई स्थानों पर सड़क पर उखड़ते हुए डामर नजर आया, जिससे स्पष्ट हो गया कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और केवल खानापूर्ति की गई है। औचक निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री द्वारा स्थिति को हल्का दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन निरीक्षण में उपस्थित अधिकारियों ने स्वयं देखा कि सड़क पूरी तरह मानकों के विपरीत बनी हुई थी। इसके बाद मंत्री ने तुरंत ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करने का आदेश दिया और कार्यपालन यंत्री को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। इस कार्रवाई से लोक निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में घटिया निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। ये घटना ये साबित करती है कि अगर निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तो सरकारी निर्माण कार्यों में हो रही लीपापोती और घटिया निर्माण को आसानी से उजागर किया जा सकता है। ये मामला प्रशासन और जनता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और उदाहरण बन गया है कि सड़क जैसे मूलभूत ढांचागत कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी कतई नहीं हो सकती। वहीं टीकमगढ़ शहर में रविवार शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक आवारा और उग्र कुत्ते ने शहर के कई इलाकों में आतंक मचा दिया। इस कुत्ते ने अलग अलग स्थानों पर 12 लोगों को हमला कर उन्हें काट लिया, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई इन घटनाओं से पूरे शहर में डर और दहशत फैल गई। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ते के हमले की शुरुआत शाम लगभग 6:30 बजे हुई। लक्कड़ खाना मोहल्ला, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र और SBI चौराहे के आसपास राह चलते लोग इस हमले का शिकार बने। पीड़ितों ने बताया कि कुत्ता अचानक पीछे से आकर लोगों पर झपट्टा मार रहा था, जिससे किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो उस समय बाजार से सामान खरीदने या सामान्य रूप से टहलने के लिए निकले थे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनका व्यवहार भी आक्रामक होता जा रहा है। कई इलाकों में स्थित मीट दुकानों के आसपास दुकानदारों की लापरवाही के कारण बचा हुआ कचरा सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे वहां कुत्तों के झुंड जमा हो जाते हैं। भोजन की तलाश में ये कुत्ते अक्सर राहगीरों पर हमला कर देते हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है और दुकानदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस घटना के बाद नगर पालिका प्रशासन के प्रति लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। जिला अस्पताल पहुंचे घायल और उनके परिजनों ने मांग की है कि शहर में आवारा और पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था की जाए। नागरिकों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में इससे भी बड़ी और गंभीर घटनाएं घटित हो सकती हैं। बैंक के आगे चौराहे के पास कुत्ता ने काटा है। लगभग कितने लोगों को? पता नहीं, काटते काटते चला गया वो। अभी तक आपके साथ कितने लोग? 12 लोग हैं यहाँ। 10-12 लोग अभी हैं? हाँ, अभी हॉस्पिटल में है। कौन सी जगह काटा है? ये स्टेट बैंक चौराहे के पास में। हम पेट्रोल पंप में गाड़ी खाली हुई तो उसको निकाल के घर जा रहे थे वापस, पीछे से आन के चिपट गया वो। कौन? कुत्ता। हमने कहा कि क्या पीछे लपट गया, देखा तो वो कुत्ता चिपका था। कितने की झुंड थी उसमें? एक ही कुत्ता था। लगभग अभी कितने लोगों को काट चुका? आदमियों को काट दिया उसने। कितने लोगों को? 20-22 लोगों को। अच्छा। पुराने बस स्टैंड के पास में आज 20 लोगों को काटा है। 20 लोगों को? हाँ। लगभग कितने कुत्ते कितने थे? एक ही था, आज अचानक से पैर पकड़ लिया उसने। आज ही काटा है 20-25 लोगों को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।